हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम सर्कुलर वेवगाइड के लिए टीई मोड और डोमिनेंट टीई मोड को डिस्कस करेंगे और जिसके लिए जो हमें सबसे रिक्वायर्ड रहेगा वो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास देखिए टॉपिक है टीई मोड और डोमिनेंट टीई मोड इन सर्कुलर वेवगाइड। दोनों एक ही टॉपिक से हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन दोनों के अलग अलग पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन हम बात करें, आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड कंपोनेंट्स इन द सर्कुलर वेवगाइड ऑपरेटिंग इन टीई मोड। टीई मोड में आपको सर्कुलर वेवगाइड ऑपरेट कर रही हो तब आपको उसके लिए फील्ड कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे डोमिनेंट टीई मोड दे दे तो उसमें कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसी में मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। तो टीई मोड दे दे या डोमिनेंट टीई मोड दे दे, मेथड एक ही रहेगा। टीई मोड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके आप डोमिनेंट टीई मोड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि टीई मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली चीज, पीछे की क्लासेज में जब हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए टीई मोड को डिस्कस किया था तब हम ये डिस्कस कर चुके हैं। टीई मोड के अंदर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जीरो होता है। कहने का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में वेव जब प्रोपेगेट जिस डायरेक्शन में करती है तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास टीई मोड या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में जो वेव प्रोपेगेट करती है उसको कौन सी वेव बोलते हैं? एच वेव बोलते हैं या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव बोलते हैं। ये पीछे तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से वही चीजें सिमिलर वे में उठाते हैं और कैसे ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टीई मोड क्या होता है? द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड या टीई मोड, the transverse electric mode is characterized by, पहले भी जो हम डिस्कस कर चुके, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आपके पास? characterized by Ez equal to 0 when wave is propagating in z डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जीरो होगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी। बट वाइल द जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं अगर आपके पास Ez जीरो है तो आपके पास देखिए वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये था। लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर क्या है? साई नोट कोस एन फाई जे एन के सी आर ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपके पास क्या था? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन था। तो यहां पे साई के स्थान पे हम क्या लेंगे? साई के स्थान पे हम क्या यूज में लेते हैं? यहां पे आप साई के स्थान में क्या यूज में लोगे? Ez तो देखो जीरो है, तो यहां पे क्या यूज में लोगे आप? Hz यूज में लोगे और यहां पे क्या लिख दोगे? H नोट। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो क्या यूज में लोगे? देन फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आप डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा? किसके टर्म में लिखेंगे आप हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? Hz के टर्म में, क्योंकि Ez तो यहां पे जीरो है। तो डेल स्क्वायर Hz इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? गामा स्क्वायर Hz। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, तो वहां पे आया था साई के टर्म में, आपको Hz के टर्म में लिखना है। तो Hz के टर्म में क्या हो जाएगा? H नोट जे एन के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए आपके पास टीई मोड के अंदर Hz की वैल्यू आपके पास होगी। इस Hz की हेल्प से आपको बाकी के जो 5 फील्ड कंपोनेंट है वो निकालने हैं। 5 में से भी एक आपको पता है Ez जीरो है, तो आपको रिमेनिंग 4 कंपोनेंट और कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? जब एक फील्ड कंपोनेंट आपके पास होता है तो बाकी को निकालने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन यूज में लेते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन
और मैक्सवेल इक्वेशन भी हम वो यूज में लेंगे जो वेवगाइड के लिए अपन नॉन जीरो इक्वेशन लेते हैं। कौन सा होता है? पहले आपका डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर। दूसरा क्या होता है? डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या होता है? आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। डेल क्रॉस ई की वैल्यू आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखनी, क्योंकि सर्कुलर वेवगाइड या सिलेंड्रिकल वेवगाइड को अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से सोल्व करते हैं। तो देखिए उसमें डेल क्रॉस ई की वैल्यू अगर मैं रखूं तो क्या होगा? 1 ओवर आर, आर कैप, आर फाई कैप, जेड कैप, डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल जेड। ई का करना है तो ई आर, आर ई फाई और ई जेड इक्वल टू आपके पास क्या है? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर आर कैप, एच फाई फाई कैप, एच जेड जेड कैप। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां से सबसे पहले आर कैप का कोफिशिएंट निकालें। तो कोफिशिएंट ऑफ आर कैप, देखिए क्या आएगा? आर कैप का कोफिशिएंट 1 ओवर आर बाहर है, उसको तो एज इट इज लिख दो 1 ओवर आर। यहां से देखो क्या हो जाएगा? डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल जेड आर ई फाई। अब देखो आर है वो जेड पे डिपेंड करेगा नहीं, तो आर को बाहर लिख दो इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। ओके, यहां पे देखो 1 ओवर आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और आर पहले से आर का भाग गया तो ये आपके पास ये बच गया। ठीक है, इसी प्रकार फाई कैप का कोफिशिएंट चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ फाई कैप। ओके, फाई कैप का कोफिशिएंट देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो आर से तो आर कट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? डेल ओवर डेल जेड ई आर माइनस यहां से क्या बचेगा आपके पास? डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल जेड ई आर और डेल ई जेड ओवर डेल आर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई। सिमिलर वे में आप जेड कंपोनेंट का कोफिशिएंट चेक कर लो, कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप। तो जेड कैप के लिए क्या आ जाएगा? 1 ओवर आर तो बाहर, यहां से देखो जेड कैप के लिए ये क्या हो जाएगा? डेल ओवर डेल आर, आर ई फाई। अब देखो आर भी आर पे डिपेंड करता है, ई फाई भी करता, तो इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से सोल्व करेंगे, अभी आपको आवश्यकता नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए इसके बाद वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? डेल ओवर डेल फाई ई आर, तो डेल ई फाई ओवर डेल आर, ये यहां से आपके पास सॉरी डेल ई आर ओवर डेल फाई, ये यहां से आपके पास आ गया इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। ये आपने कोफिशिएंट निकाले, ये तो हो गया, इसको हमने सोल्व कर लिया, इसके अलग अलग कोफिशिएंट निकालिए। सिमिलर वे में इसके लिए क्या हो जाएंगे? इसके लिए आप इसी तरीके से लिखोगे तो यहां पे तो आयोटा ओमेगा म्यू, म्यू की जगह एप्सिलॉन है, देखो ये रहा, माइनस है नहीं, ये देखो क्या हो जाएंगे? ई आर, ये ई फाई और ये ई जेड। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली लगा के लिख सकते हैं। तो देखिए मैं सिमिलरली से ही कर रहा हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसी वे में देखो ई वाले की जगह एच रख दो, एच वाले की जगह ई, पर ये ध्यान रखना इसमें माइनस आयोटा, यहां पे आयोटा, यहां पे म्यू है, यहां पे एप्सिलॉन। तो देखिए 1 ओवर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल एच फाई ओवर डेल जेड। तो ई की जगह एच रखना है बस, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, ओमेगा एप्सिलॉन ई आर। पहला हो गया। दूसरा देखो इसी तरीके से डेल एच आर ओवर डेल जेड माइनस डेल एच जेड ओवर डेल आर इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा? 1 ओवर आर डेल ओवर डेल आर आर एच फाई माइनस डेल एच आर ओवर डेल फाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन एच जेड ई जेड। ये हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया। ठीक है, अभी आपको पता है वेव आपकी प्रोपेगेट कर रही है इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, तो जो कार्य है वो आपने अच्छी तरीके से पहले पढ़ा है। जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, टीई मोड आपके पास है, तो आपके पास क्या होगा? फॉर टीई मोड ई जेड तो क्या है? 0, और जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है तो डेल ओवर डेल जेड को क्या लिखते हो आप? माइनस आयोटा बीटा जी।
तो ये इक्वेशन नंबर इसको आपने 2 दे दिया और इन तीनों को कंबाइंड रूप से आपने 3 दे दिया। तो इन 2 और 3 में आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपके पास पहले तो 2 में रखो, देखो ई जेड की जगह 0 रखोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये देखो माइनस डेल ओवर डेल जेड की जगह माइनस आयोटा बीटा जी, माइनस एक यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा बीटा जी, डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू रख दी, आपके पास क्या आएगा ई फाई, आगे वाली वैल्यू एज इट इज, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर रख दिया आपने। सिमिलर वे में यहाँ पे रखो, देखो डेल ओवर डेल जेड की जगह माइनस आयोटा बीटा जी, तो माइनस आयोटा बीटा जी ई आर माइनस ई जेड की जगह 0, तो ई जेड की जगह 0 करते ये वाला टर्म 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई। यहां पे और रखो तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 1 ओवर आर, यहां पे देखो जेड भी नहीं है ई भी नहीं है, तो आपके पास ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी डेल ओवर डेल आर आर ई फाई माइनस डेल ई आर ओवर डेल फाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। तो इसकी सभी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये कार्य आपका संपन्न हुआ। अभी आप उसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए उसमें पुट करेंगे तो इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको आपने इक्वेशन दे दिया 4, इनको कंबाइंड रूप से। अभी उसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे देखो इसमें यहां पे डेल ओवर डेल जेड की जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई, वहां पे देखो माइनस है तो डेल ओवर डेल जेड में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा बीटा जी एच फाई इक्वल टू आगे वाली वैल्यू सेम, यहां पे देखिए डेल ओवर डेल जेड की जगह रखोगे माइनस आयोटा बीटा जी एच आर माइनस डेल एच जेड ओवर डेल आर इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। यहां पे देखो यहां पे 0 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम, तो 1 ओवर आर डेल ओवर डेल आर आर एच फाई माइनस डेल एच आर ओवर डेल फाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 ये आपके पास आ गया। अब आपको मेथड पता है, इसमें से किसी एक कंपोनेंट को उठा लीजिए, उससे वैल्यू निकाल के अगले में पुट कर दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास सारी आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4a, फ्रॉम इक्वेशन 4a पहला उठा रहा हूं मैं, तो यहां से ई आर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, तो क्या बचा आपके पास ई आर इक्वल टू ई आर आ गया आपके पास माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी एच फाइव। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब ये वैल्यू आप जहां पे ई आर है वहां पे रख दो, ये रहा आपके पास ई आर वाला इक्वेशन, ये रहा, तो इसमें रख देंगे आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 5a 4b ले लिया ना आपने, 4b ले लिया, ई आर वाला उठाया ना, 4b ले लिया आपने, ये था 4a। तो यहां पे देखो इक्वेशन 5a में रखो इसकी वैल्यू, किसकी 6 वाले की, तो रखो ई आर वाले में, कहां पे ये रहा, तो ये इधर वाला वैल्यू एज इट इज 1 ओवर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई प्लस आयोटा बीटा जी एच फाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, और ई आर की जगह ये वैल्यू रखो माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी एच फाई। ओके, आपने वैल्यू रख दिया। तो यहां से देखें एच फाई के टर्म एक तरफ ले जाओ, 1 ओवर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई इक्वल टू, ये देखिए क्या हो गया माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओवर बीटा जी, ये उधर जाएगा तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा बीटा जी एच फाई दोनों में कॉमन है। चलिए, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दोनों माइनस में थे, यहां पे भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो आपके पास ये वाला वैल्यू देखो 4b में यहां पे माइनस था ऑलरेडी, और ये माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया, तो यहां पे भी प्लस, ये प्लस का वैल्यू है और ये माइनस का है आपके पास, ठीक है। तो यहां से देखिए आयोटा कॉमन ले लें आप, तो 1 ओवर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई, आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लिया तो यहां पे बचा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया बीटा जी, तो माइनस बीटा जी स्क्वायर हो गया, अपॉन में बीटा जी मैंने एलसीएम ले लिया एच फाई। ओके, तो आर को उधर भेज दीजिए,
डेल एच जेड ओवर डेल फाई क्या आ गया, आपको एच फाई निकालना है तो बाकी सारी वैल्यू को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, एच फाई यहां से एच फाई आ गया आपके पास, इन सभी को इधर भेज दो, आयोटा इधर आएगा माइनस का आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा बीटा जी आ गया ऊपर, अपोन में आर ऑलरेडी यहां पे नीचे था, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर, और क्या है डेल एच जेड ओवर डेल फाई। ओके, आपको पता है ये वैल्यू केसी स्क्वायर की होती है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास एच फाई क्या आ गया माइनस आयोटा बीटा जी, ठीक है, आपके पास अपोन में आर, और ये अपोन में आएगा आपके पास, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर यहां पे आएगा अपोन में ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर, अपोन में आया ये इधर आके, तो आपके पास इसकी जगह वैल्यू रख दो केसी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया केसी स्क्वायर इंटू आर, और ये है डेल एच जेड ओवर डेल फाई, इक्वेशन नंबर 7। तो ये देखिए आपके पास एच फाई की वैल्यू आ गई, किसके टर्म में निकालनी है, ध्यान रखना एच जेड के टर्म में। आपके पास सिर्फ एच जेड है, उसकी हेल्प से आप एच फाई निकाल सकते हैं। ये वैल्यू यहां पे रख दो एच फाई की जगह, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू तो मेरे को रिक्वायर्ड रहेगी, तो मैं इसको एक बार साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये अभी मेरे को चाहिएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, ई फाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर, ये अभी चाहिएगा मेरे को, तो यहां से तो मैंने इसको हटा दिया। अब 7 और 6 से क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 ई आर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर आर, एच फाई की वैल्यू रखनी है, और ये वाला कांस्टेंट एज इट इज यहां पे ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी, एच फाई की वैल्यू में ये कांस्टेंट लिख दिया डेल एच जेड ओवर डेल फाई। तो यहां से देखो जो कट रहा है उसको काट दो, बीटा जी कट रहा है, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आपके पास ई आर आ गया यहां से माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ओवर के सी स्क्वायर आर डेल एच जेड ओवर डेल फाई, इक्वेशन नंबर 8। दो फील्ड कंपोनेंट आपके पास आ गए। सिमिलर वे में आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला उठा लूं अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 4a से, देखो यहां से 4a से आपके पास क्या आ जाएगा, ई फाई निकाल लो यहां पे, तो ई फाई क्या आएगा, आयोटा से तो आयोटा कट गया, माइनस बचेगा माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी, और यहां पे आएगा एच आर। ओके, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 9। अब ये 9 से ये वैल्यू आप किस में रखो, देखो ई फाई कौन से में है, ये रहा, ये सेकंड वाले में रखो, तो 9 से वैल्यू आप सिमिलर वे में किस में रखो 5b में, तो रखते जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, 5b में मैं वैल्यू रख रहा हूं, रखे हम 5b में, तो देखिए क्या है माइनस आयोटा बीटा जी एच आर तो एज इट इज माइनस डेल एच जेड ओवर डेल आर एज इट इज इक्वल टू क्या है आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, ई फाई की जगह वैल्यू रखनी है, तो ई फाई की जगह ये वैल्यू रही आपके पास माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी इंटू एच आर। तो देखिए क्या आ गया, एच आर के टर्म इसको उधर ले जाओ, डेल एच जेड ओवर डेल आर को उधर ले जाओ, ये हो गया माइनस आयोटा बीटा जी एच आर, ये इधर आएगा तो प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओवर बीटा जी एच आर, ये उधर चला गया, ये प्लस का हो गया। देखिए अभी आपके पास यहां से एक आयोटा माइनस आयोटा कॉमन ले लिया जैसे मैंने, तो ये क्या हो गया बीटा जी, ये क्या हो गया आप ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, बीटा जी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा बीटा जी स्क्वायर, एच आर बाहर है, ये डेल एच जेड ओवर डेल आर। अभी आपको पता है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर के सी स्क्वायर होता है, ये उसका उल्टा है, तो ये माइनस के सी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास आयोटा के सी स्क्वायर ओवर बीटा जी इंटू एच आर इक्वल टू डेल एच जेड ओवर डेल आर। ये वैल्यू आप रख दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए एच आर निकालो यहां से, एच आर आपके पास आ गया, इसको उधर भेजो, आयोटा तो उधर जाके माइनस आयोटा बीटा जी मल्टीप्लाई में के सी स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा डेल एच जेड ओवर डेल आर। तो ये आपके पास एच आर आ गया, एक फील्ड कंपोनेंट ये आया था आपके पास, एक आपके पास ये आ गया, ठीक है, तीसरा आपके पास ये आ गया, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दो,
8 9 ये लो 10। ठीक है, अब इस 10 को आप इसमें रखो, इसके बाद के स्टेप यहां पे इनको मैं हटा नहीं रहा क्योंकि ये मेरे काम में आने वाले, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए इनको हटा नहीं रहा। इसके बाद का स्टेप क्या है, 10 से वैल्यू 9 में रखो, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10। तो देखिए क्या आ जाएगा, ई फाई आपके पास क्या आएगा, माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी। एच आर की वैल्यू रखो, ये रही माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर डेल एच जेड ओवर डेल आर। ओके, तो बीटा जी से बीटा जी कैंसिल हो गया, ई फाई क्या आ गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा ओमेगा म्यू ओवर के सी स्क्वायर डेल एच जेड ओवर डेल आर। ये आपके पास नेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट आ गया, इक्वेशन नंबर 11। 4 आ गए, ई जेड ऑलरेडी 0 है और एच जेड आपके पास है, तो ये इन चारों से आप अब क्या कर सकते हो, फील्ड कंपोनेंट आपके निकाल सकते हो। चलिए फील्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कोई भी एक उठा लो जिसको निकालना। आपको पता है सिंस एच जेड क्या है आपके पास, एच नोट जे एन के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर इसको बिट वालों दे दो। अब एच जेड से सारे निकलेंगे, जैसे एच आर निकालना है आपको, तो एच आर क्या है देखो, माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर। ओके, डेल एच जेड ओवर आर डेल आर, मतलब एच जेड का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर वाला टर्म ये है, इसका होगा एच नोट एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, जैसे ही आप पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हो तो इसके ऊपर प्राइम लगा देते हो, बस यही होगा इसका डिफरेंशिएशन, कोस एन फाई एज इट इज ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ओके, ये जो कांस्टेंट है सारा का सारा, इसको नया नाम और दे सकते हो, इसको लिख सकते हो आप एच नोट आर। ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है उसको आप एच नोट आर भी दे सकते हो, जे एन प्राइम के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये दोनों को कंबाइंड रूप से आप 13 दे दो। ठीक है, दोनों में से दोनों ही सही है, आपने इसको बस एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया। अभी देखो एच आर आ गया, एच जेड है, एच फाई और निकाल लो। एच फाई में क्या करना है, देखो ये रहा आपके पास एच फाई, इसमें ये जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर आर। ठीक है, एच जेड का फाई के रेस्पेक्ट में करना है, फाई वाला टर्म ये है, कोस एन फाई का क्या हो जाता है, माइनस का एन साइन एन फाई, तो आपके पास माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एन आ जाएगा, और जे एन के सी आर एज इट इज कोस एन फाई का साइन एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, इसको आप पूरे कांस्टेंट को, इसको भी क्या लिख सकते हो, एच फाई का है तो इसको लिख सकते हो आप एच नोट फाई जे एन के सी आर साइन एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये दोनों कंबाइंड रूप से आपके पास 14 हो गए। ठीक है, ये तो एच वाले आ गए, तीनों एच वाले आ गए, तो इसी प्रकार से आप ई वाले और निकाल लो। तो चलिए ई वाले पे आते, सबसे पहले ई आर पे आ जाओ। ई आर क्या है आपके पास, ये रहा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ओवर के सी स्क्वायर आर। एच जेड का फाई के रेस्पेक्ट में करना है, फाई के रेस्पेक्ट में अभी किया मैंने, कोस एन फाई का होगा बस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन इंटू साइन एन फाई, तो जे एन के सी आर कोस एन फाई की जगह हो जाएगा साइन एन फाई और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपके पास। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कांस्टेंट जो है ये पूरा का पूरा, इसको क्या लिख सकते हो, ई नोट आर, ये लीजिए जे एन के सी आर साइन एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको मैंने दे दिया 15। ठीक है, ई आर हो गया। ई फाई और निकाले हम, तो देखो ई फाई का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, ये है ई फाई, तो ई फाई क्या हो जाएगा, ये लीजिए आयोटा ओमेगा म्यू ओवर के सी स्क्वायर, एच जेड का हो रहा आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच नोट तो एज इट इज, जे एन की जगह आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्राइम लग जाएगा, कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड एज इट इज। इस पूरे कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, ई फाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हो ई नोट फाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए जे एन प्राइम के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर
16, दोनों को कंबाइंड रूप से मैंने 16 दे दिया। 17 ER हो गया, E5 हो गया, EZ ऑलरेडी आपके पास 0 है, ये लीजिए 17। इक्वेशन 12 है, 13 14, 3 कंपोनेंट तो ये आ गए फील्ड के, 15 16 17 3 ही आ गए, टोटल 6 कंपोनेंट हो गए आपके पास। तो क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन 12 है 2, इक्वेशन 17 रिप्रेजेंट the expressions of field components for circular waveguide operating in TE mode। ये तो TE मोड की बात हो गई, ऑपरेटिंग इन TE मोड, ठीक है। अभी आपको अगर डोमिनेंट TE मोड के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट मोड क्या होता है, जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, सिमिलर वे में मैंने निकालना भी बताया, उस वे से हम निकालते हैं। तो सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट TE मोड आता है TE11, डोमिनेंट TE मोड कौन सा आता है, TE11। तो आपको यहां पे क्या रखना है, m की जगह 1, n की जगह 1, तो आप m और n की जगह 1 रख दो, m तो है नहीं आपके पास, सिर्फ n है, तो n की जगह 1 1 रखते जाओ और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J1 KCR cos phi, ऐसे ही यहां पे देखो क्या हो जाएगा, J1 प्राइम KCR cos phi, ये रख के देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, J1 KCR sin phi, n की जगह 1 हो जाएगा। तो आप इनकी जगह वैल्यू रख दोगे तो आपके पास डोमिनेंट TE मोड के लिए भी फील्ड कंपोनेंट आ जाएंगे। तो TE मोड आपने सीख लिया। तो डोमिनेंट मोड में आपको पता है जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होती है वो डोमिनेंट मोड होता है। कैलकुलेट करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं, उसी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सर्कुलर वेवगाइड के लिए डोमिनेंट मोड आता है TE11, मतलब m की जगह 1, n की जगह 1, और पूरा मेथड में वो 1 और 1 पुट कर दीजिए mn की जगह। यही इक्वेशन आपके पास किसके लिए आ जाएंगे, डोमिनेंट TE मोड के लिए। क्लियर है। तो ये आपका सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड के लिए TE मोड और डोमिनेंट TE मोड के लिए फील्ड कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे TM मोड या डोमिनेंट TEM मोड के लिए सर्कुलर वेवगाइड में, उसमें भी प्रोसेस यही रहेगा, क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान में रखना। ओके।